तो बच्चों और क्वेश्चंस देखते हैं हम। केपी और केसी का जो रिलेशन हमने देखा था उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केपी बटा केसी का मान सबसे अधिक तथा सबसे कम किसके लिए होगा। सबसे ज्यादा और सबसे कम आपको ज्ञात करना है किसके लिए होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम हमें डेल्टा एन कैलकुलेट करने का रहेगा, क्योंकि डेल्टा एन के बिना हम केपी और केसी का रिलेशन तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले वाले पार्ट के लिए अगर मैं डेल्टा एन जी की वैल्यू काउंट करूं तो कितनी हो जाएगी। देखो ये तो है हमारा लिक्विड, तो लिक्विड तो कंसिडर होता नहीं है। 3 हो गया हमारा गैस और 2 इधर गैस, ये सॉलिड है, ये भी कंसिडर नहीं होगा, यानी 3 - 2 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी पहला जो है उसके लिए हमारा रिलेशन क्या होगा बच्चों, केपी इक्वल्स टू केसी। अच्छा केसी में डायरेक्ट डिवाइड में लेके आ रहा हूं, है ना केसी, क्योंकि हमें पता है क्या रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन होता है। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, केपी अपॉन केसी बराबर आर टी की पावर डेल्टा एन लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये रिलेशन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो केपी बटा केसी इज इक्वल्स टू आर टी की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पहले स्टेटमेंट के लिए हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, 2a सॉलिड प्लस 5b लिक्विड, ये दोनों तो कंसिडर होंगे नहीं। 3d गैस यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू सीधे सीधे इसके लिए कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है बेटा, कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहां पर अगर मैं इस्तेमाल करूं सेकंड के अंदर तो क्या होगा, केपी बटा केसी इज इक्वल्स टू आर टी की पावर 3 होगा। तो इधर आर टी की पावर 1 है, इधर आर टी की पावर 3 है, तो ऑब्वियस ही बात है आर टी की पावर 3 जो है ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी इससे। अगली बात करते हैं थर्ड वाले सेक्शन की। तो ये सॉलिड है, ये कंसिडर होगा नहीं। ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, तो यहाँ 1 है स्टाइकोमेट्री, यहाँ 2 है, तो 1 - 2 बराबर कितना होगा, -1। यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अगर मैं थर्ड के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करूँ फॉर्मूले को तो क्या आएगा, केपी अपॉन केसी इज इक्वल्स टू आर टी की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ में क्या है बच्चों, 2 गैस 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 2, यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो फोर्थ के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, केपी बाय केसी इज इक्वल्स टू आर टी की पावर 2 हो जाएगी। अब आर टी की पावर जितनी ज्यादा होगी केपी बाय केसी का रेशो भी क्या होगा, उतना ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखो उसने सबसे ज्यादा पूछा था, तो यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है। तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, सेकंड वाले के लिए, क्योंकि यहाँ आर टी की पावर क्या है, 3 है। तो अगर तुमसे सीक्वेंस भी मान लो वो अरेंज करने के लिए बोलता ना कि भाई सीक्वेंस में अरेंज करो, केपी बाय केसी का रेशो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, फिर उससे कम किसके लिए होगा, मान लो ऐसा अगर बोलता तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, सेकंड के लिए हमारा केपी बाय केसी का रेशो आएगा। उसके बाद किसके लिए आएगा, फोर्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। तो उसके बाद फोर्थ, उसके बाद कौन आएगा बच्चों, फर्स्ट आएगा। और सबसे कम किसके लिए होगा, थर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ तो क्या है -1 है, तो ये उल्टा 1 में चला जाएगा, तो 1/RT हो गया, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, केपी बाय केसी का रेशो पूछा था। जितने ज्यादा डेल्टा एन जी की वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा क्या होगी, तुम्हारी केपी बाय केसी की वैल्यू होगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है बच्चों, निम्न में से किसके लिए केपी बाय केसी क्या होगा, बराबर होगा। अब याद करो हमने जब केपी और केसी का रिलेशन समझा था तो वहां पे 2 केसेस बच्चों ऐसे थे जिसमें केपी और केसी के रेशो क्या होते हैं, समान आते हैं। वो 2 केसेस कौन से होते हैं, पहला केस तो होता है जिसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए, और दूसरा जब टेम्परेचर हमारा 1/R के बराबर हो जाए। ये 2 केसेस होते हैं। अब हम यहाँ टेम्परेचर से रिलेटेड तो बात कर नहीं रहे, डेल्टा एन जी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। जिसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी, 0 आएगी, उसके लिए केपी और केसी का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले वाले में देखो क्या है, ये तीनों, अच्छा कोई फिजिकल स्टेट अगर नहीं देता ना तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या लेनी है, हमें गैस लेनी है। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, इधर 2 है और इधर टोटल 4 है, यानी डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी इसके लिए तो केपी और केसी बराबर होगा नहीं।
इसमें बात करते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा, डेल्टा Ng की वैल्यू SO3 की स्टाइकोमेट्री 1 और इधर 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी कितना निकल के आएगा, -1/2। यानी इसके लिए भी Kp और Kc बराबर नहीं होंगे। इसके लिए अगर बात करूं मैं तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ रही है, सीधे सीधे 0। देखो 2 -1 यानी डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही वो आंसर होगा जिसके लिए Kp और Kc की वैल्यू क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। लास्ट में भी देख लो, देखो 1 में से 1 गया, 0 बचा -1। डेल्टा Ng की वैल्यू इसके लिए भी कितनी होगी, -1 होगी। तो कौन सा ऐसा केस है बच्चों जिसके लिए Kp और Kc बराबर होता है, जिसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा गलत है। यानी ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो N2 + 3s2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2ns3 के लिए, तो बच्चों देखो इसके लिए अगर मैं Kc का एक्सप्रेशन लिखूं तो इसके लिए मेरे Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। यहाँ प्लस का साइन थोड़ी ना आता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन में हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। यानी यही वो स्टेटमेंट है जो हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर तो पहला ही हो जाएगा। बाकी सेकंड और थर्ड अपने आप में सही है, और फोर्थ ऑप्शन तो चूज हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्या था, हमारा सही था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी बच्चों अगला क्वेश्चन करने के लिए लॉग का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं लॉग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करा देता हूं, ताकि वो यहां पर और आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो बहुत से बच्चों ने इसको फिजिक्स में डिस्कस कर भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। तो जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो जरा एक बार फटाफट लॉग की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉग, जिसको फुल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लॉगरिथम। ठीक है, अब लॉग की अगर बात करी जाए तो ये लॉग क्वांटिटी का इजाद हुआ क्यों, इसकी डेवलपमेंट मैथ्स में आई कैसे। जैसे मान लो x की पावर x = 10 की पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू तुम आसानी से निकाल सकते हो यार, 10 हो जाएगा। x = 10 की पावर 5 है, 1 2 3 4 5, ये इसकी वैल्यू हो गई। x = 10 की पावर -1 है, ये 1/10 यानी 0.1 हो जाएगा। x = 100 की पावर ½ है, ये 10 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर कुछ इस तरीके की वैल्यू हो, x = 10 की पावर 5/7। अगर इस तरीके की वैल्यू होगी तो क्या तुम ऐसा डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो इस तरीके की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब वैसे तो ये पूरा मैथ्स का पार्ट है, तो हम उतना ज्यादा तो डिटेल में जाने वाले नहीं हैं। हम उतना ही डिटेल में जाएंगे जितना हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर में रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, लॉग जो होता है ना, उसमें 2 चीजें होती है। एक तो होता है बेस और एक होती है वैल्यू। ठीक है, क्या होता है उसमें लॉग में, एक तो होता है बेस और एक होता है वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब मान लीजिए आपको लिखा है log बेस 10x, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये बेस 10 हमारे बहुत काम का है, क्योंकि हमारे जितनी भी वैल्यूज हम याद करने वाले हैं, या जो लॉग और एंटी लॉग की टेबल्स चलती है, वो बेस 10 पर ही चलती है। तो अगर यहाँ पर बेस या तो 10 होगा या e होगा, अगर e भी होगा तो मैं उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लूंगा। तो log 10x है पहली चीज। दूसरा ln(x) का मतलब क्या है, तो ln(x) का मतलब है बच्चों log बेस ex। क्या मतलब है, log बेस ex। अब जरा रिलेशन समझते हैं। log बेस ex को अगर मेरे को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो मेरे को 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये e बेसिकली एक्सपोनेंशियल टर्म होता है।
इस एक्सपोनेंशियल टर्म को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 2.303 हमें मिलती है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। लॉग a इंटू बी है मान लीजिए, तो log a इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, log a प्लस log b हो जाता है। ठीक है, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है। मान लीजिए log a अपॉन b है, तो log a अपॉन b होता है बच्चों log a माइनस log b। ठीक है, ये log 10x है ना बच्चों, इसको जनरली बेस तो लिखा भी नहीं जाता, सिंपली log x हम लिख देते हैं। तो यहाँ ये जितने भी log दिख रहे हैं ना आपको, इन सब के बेस कितने हैं, 10 हैं। तो 10 बेस पर ही हमें कैलकुलेशन करनी होती है। मान लो बच्चों अपने को दिया है log a की पावर n, तो log a की पावर n हो जाता है n log a। क्लियर है? तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी log की जो आपको याद रखना है। जैसे आज तक आपने ये याद रखा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ऐसे ही ये भी आपको प्रॉपर्टीज आज से याद रखनी है, आपके बहुत काम आने वाली है। अब कुछ पॉइंट्स हमें याद करने हैं, कुछ log की वैल्यूज हमें याद रखनी है। जैसे मान लीजिए log 2 है, बेस सब जगह 10 चलने वाला है। log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। ठीक है, कितनी होती है, 0.3010। आप 0.3 भी याद रख सकते हैं। अगली वैल्यू है हमारी log 3 की। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। आप 0.48 भी याद रख सकते हैं। अगला है हमारे पास log 5। log 5 की वैल्यू होती है 0.6991। आप 0.7 भी याद कर सकते हैं। अगला है हमारा log 7। log 7 है बच्चों 0.85। अगला है हमारा log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और लास्ट एक और याद कर लो log 11। log 11 की वैल्यू कितनी होती है, 1.05 होती है। ठीक है, अगर बेस और ये वैल्यू सेम होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। यानी log 10 है ना, अगर इसकी जगह मान लो log ई भी होता तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती, 1 होती। तो ये वैल्यूज बच्चों आपको याद रखनी है। इनको याद रखेंगे तो हम किसी भी नंबर का log कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 10 तक हमको अगर 11 तक टेबल याद कर लेते हैं, और 16 की तो टेबल याद नहीं होती, लेकिन हमें 2 की 9 तक की 10 तक की याद होती है, तो हम मान लो 16 गुणा 2 आ गया, तो हमें ये नहीं पता मान लो 16 दूनी 32 है, तो हम 2 का गुणा 6 और 1 से करके भी तो कैलकुलेट कर लेते ना। बस वही वाला लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। हम इनको याद रखेंगे और इनकी मदद से किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, हम log कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे ना बात समझ में? चलो, अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ 2 की बता दी, 3 की बता दी, आपने 1 की तो बताई नहीं। तो 1 की बताने से पहले मैं log 4 को बताना चाहूंगा। देखो log 4 की अगर बात करें तो log 4 की वैल्यू क्या होगी। अब हम उतनी ही चीजें याद रखते हैं जिससे हमारा काम चल जाता है। मैं क्यों log 4 की याद रखता फिरूं, मैंने log 2 की याद कर रखी है ना। तो मैं log 4 को क्या लिखने वाला हूं बच्चों, log 2 की पावर 2। log 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 ही तो होता है। और log a की पावर n को मैं n log a लिख सकता हूं, तो इसको लिख दिया मैंने 2 log 2। और log 2 की वैल्यू मैंने याद करी हुई है 0.3010। 0.3010 होती है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 0.6020 हमारी log 4 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? और बात करते हैं, चलो ये तो log 4 की हो गई। मान लो log 6 की वैल्यू मुझे निकालनी होती, तो log 6 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 इंटू 3। बोलो ठीक बात। log 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 इंटू 3। log 2 इंटू 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 प्लस log
थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। 3 log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4771। log 6 को मैंने लिखा log 2 इंटू 3 और log a इंटू b वाले मेथड से मैंने लिख दिया log a प्लस log b। ये हो गया मेरा log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010, log 3 की वैल्यू हो गई 0.4771। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हो जाएगा बच्चों 1, 7 और 1 8, 7, 4, 3, 11, सॉरी 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो 0.7781 क्या मिल जाएगी हमें? log 6 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुद्दा समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमको ये जो वैल्यूज, जो प्रॉपर्टीज और वैल्यूज मैंने लिखाई है, उतनी ही याद करके मैक्सिमम आउटपुट लेना है अपन लोगों को। ठीक है, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो किसी को दे दिया भाई log 15 की वैल्यू कैलकुलेट करो। log 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 3 इंटू 5 लिख दूंगा। 5 3 जा कितना होता है? 15 होता है। तो क्या लिख दिया मैंने? log 3 इंटू 5। log 3 इंटू 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? log 3 प्लस log 5। और इन दोनों की वैल्यूज तो आपने याद करी हुई है। log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.4771 और log 5 की वैल्यू 0.6991। इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे और आपको log 15 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब एक वैल्यू तो मैं बताता हूं। मान लो log 1 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? log 1 की वैल्यू निकालनी है। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है? देखो बच्चों, log 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 10 की पावर 0। और इसको क्या लिख सकता हूं? 0 log 10। अल्टीमेटली 0 इंटू log 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो फाइनली मेरे को log 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी चाहो तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। बहुत ही सिंपल सी वैल्यू है। log 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। मान लो बच्चों आपको दिया है log √200 दिया है। ठीक है, तो log √200 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 200 की पावर हाफ। इसको क्या लिख सकता हूं? हाफ log 200। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ log 2 इंटू 100। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ इंटू log 2 प्लस log 100 को लिख दिया मैंने log 10 की पावर 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना? हाफ log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.3010 प्लस 2 log 10। 2 log 10 की वैल्यू यानी 2 हो गई। अब ये 2 प्लस 0.30 यानी 2.3010 हो गया और हाफ हमारा चल ही रहा है। अल्टीमेटली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1.15 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन वाला। मान लो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है log 2 इंटू 10 की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? log 2 इंटू 10 की पावर 5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करो, इसको तोड़ लो। समझ ही गए होगे मेरे ख्याल से। एक बार बता देता हूं, फिर भी मैं मेरा काम तो पूरा कर ही देता हूं मैं। log 2 प्लस log 10 की पावर 5 लिख दिया। log 2 की वैल्यू बोलो 0.3010 हो जाएगी। ये 5 log 10 यानी कि 5 इंटू 1 यानी कितना आंसर आ जाएगा? 5.3010 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ये सारे पॉइंट्स log के याद कर लो, अच्छे से कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर लो, बहुत काम आने वाला है।
ठीक है, चलो अभी आगे क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली वो क्या बोल रहा है, किस अभिक्रिया के लिए log Kp बाय Kc माइनस log 2 log RT की वैल्यू 0 होगी। तो देखो सबसे पहले तो ये रिलेशन हम लोग देखते हैं। log Kp बाय Kc अपने को दिया है, log Kp बाय Kc माइनस 2 log RT इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 0 है। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं। एडजस्ट करने से मतलब मैं डेल्टा एनजी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। log Kp बाय Kc, ठीक है, log Kp बाय Kc इज इक्वल्स टू 2 log क्या हो जाएगा बच्चों, RT हो जाएगा। ठीक है, अब 2 log RT में log Kp बाय Kc इज इक्वल्स टू log RT की पावर 2 हो गया। अब दोनों तरफ से मैं log हटा देता हूं, तो Kp बाय Kc इज इक्वल्स टू RT की पावर कितनी आ रही है, 2। यानी 2 क्या है, हमारी डेल्टा Ng की वैल्यू है। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। यानी मेरे को क्या फाइंड आउट करना है कि इन चारों रिएक्शन में से किस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां पर इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, इसके लिए कितनी आएगी, -2 आएगी। डेल्टा Ng बराबर -2। इसके लिए कितनी आएगी, 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। ठीक है, और इसके लिए कितना आएगा, -2 आएगा। यानी कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? देखो ये Kp बाय Kc इक्वल्स टू RT की पावर 2 होता ना, तो तुम दोनों तरफ log ले लेते, तो log Kp बाय Kc इक्वल्स टू log RT की पावर 2 ये होता। इसको उल्टा चलोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, और अगर इसको उल्टा करोगे यहाँ से log हटा दोगे तो Kp बाय Kc RT की पावर 2 आ जाएगा। यानी डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और वो किस इक्वेशन के लिए हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 के लिए हमारी हो जाएगी। आगे बात समझ में? चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डेल्टा Ng की वैल्यू फाइंड आउट करी, हमें जो रिलेशन दिया था। अभी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो डेल्टा Ng की वैल्यू पूछी है, तो उसी तरीके से अपने को एडजस्ट करना है इसको। तो 5वें क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है अपने को, log Kp बाय Kc, log Kp बाय Kc, ठीक है, प्लस log RT इज इक्वल्स टू 0। उसको उधर लेके जाते हैं, तो log Kp बाय Kc इज इक्वल्स टू log RT, माइनस साइन और आ जाएगा, तो log Kp बाय Kc इज इक्वल्स टू log RT की पावर -1 हो गया। ठीक है, log हटा दिया जाए तो Kp बाय Kc बराबर कितना हो रहा है, RT की पावर -1। यानी कि ये किसकी वैल्यू है, हमारी डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी। तो उसने हमसे डेल्टा Ng की वैल्यू ही पूछी थी, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो गई यहां से हमारी -1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? लॉग वाले क्वेश्चंस हैं, हो सकता है थोड़ा सा अभी हार्ड लग रहे हो, बट अदरवाइज है बहुत ही सिंपल। थोड़ी सी लॉग की प्रैक्टिस हो जाएगी ना आप लोगों की, तो आसानी से होने लग जाएंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 2x इज इन इक्विलिब्रियम विद y प्लस 3z, और रिलेशन पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले डेल्टा Ng फाइंड आउट कर लेता हूं। तो बोलो डेल्टा Ng इसका क्या होगा, 3 और 1 4, माइनस इधर कितना है 2। जब तक फिजिकल स्टेट ना दे तुम्हें गैस लेते हुए चलना है। यानी डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 2। अभी मैं क्या लिख सकता हूं, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng हमारा फॉर्मूला होता है। सभी में देखो Kp बाय Kc नजर आ रहा है, तो Kc को मैं डिवाइड में लेके आ जाता हूं। तो Kp बाय Kc इज इक्वल टू RT, डेल्टा Ng की पावर कितनी पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। अब यहाँ देखो कहीं पर भी RT की पावर तुम्हें 2 नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही है। इसका मतलब यहां से ये 2 हटा देते हैं, तो यहां से 2 हटाओगे तो सामने क्या लग जाएगा, हाफ लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हाफ वाला इस तरीके से ये रिलेशन में आ सकता है। तो यहाँ देखो स्क्वायर है, ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा,
और यहाँ माइनस लॉग आर टी है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो गया, लॉग के पी बाय के सी की पावर हाफ इज इक्वल टू लॉग आर टी। लॉग आर टी को इधर लेके आते हैं, तो लॉग के पी बाय के सी की पावर हाफ माइनस लॉग आर टी इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमें वैल्यूज दे रखी है उन्होंने, और उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट जाएगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं, कैलकुलेशन करना हमें आता ही है। 2HI इज इन इक्विलिब्रियम विद H2 प्लस I2। इस क्वेश्चन के लिए हमें डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर 0 हो गया। इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू तो वैसे ही 1 हो गई, मेरी कैलकुलेशन ही बच गई भाई। Kp बराबर सीधे सीधे क्या हो गया, Kc हो गया, यानी Kp और Kc की वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इस इक्वेशन के लिए Kc की वैल्यू देखते हैं। Kc की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में, Kp इक्वल्स टू क्या हो गया, Kc हो गया, और Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 हो जाएगा। तो यहां से Kc की वैल्यू कितनी आएगी, देखो H2 की वैल्यू, HI उन्होंने क्या बोला, यदि साम्य सांद्रता यानी इक्विलिब्रियम पर जो सांद्रता है HI की वो है 3, H2 की 0.5, I2 की 0.5, यानी H2 और I2 की 0.5 उन्होंने दे रखी है, और HI की कितनी दे रखी है बच्चों, HI की कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 या 25, यानी कि 0.25 अपॉन 9, और 0.25 कितना होता है, 1/4, यानी 1/4 इंटू 9, यानी 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36, यानी कि Kp इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू 1/36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों हम Kp और Kc के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों अभी हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे साम्य नियतांक को इफेक्ट कर सकते हैं। तो लिखो अगली हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली बात करूं तो एक्सपेरिमेंटली बच्चों टेम्परेचर ही ऐसा फैक्टर होता है जो हमारे के की वैल्यू को चेंज कर सकता है, बट मैथमेटिकली और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे के की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। एक्सपेरिमेंटली टेम्परेचर ही इकलौता ऐसा फैक्टर है जो हमारे के की वैल्यू को बदल सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली यानी मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूं तो और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे के की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम उन्हीं फैक्टर्स को यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। क्या तात्पर्य है इस लाइन का भाई, कि हमने रासायनिक अभिक्रिया को कैसे दर्शाया है। तो हिंदी में जिसको लिखना है वो लिख लो, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका। देखो, मान लो A प्लस B जो है ये साम्य में है Cc प्लस Dd के साथ। इसके लिए इक्विलिब्रियम की वैल्यू मान लो K है। कितनी है बच्चों, K है। अगर मैं इस रिएक्शन को पलट के लिख दूं, यानी Cc प्लस Dd साम्य में हो जाए AA प्लस BB के, तो इसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो पुराने वाले का क्या होगा, इनवर्स होगा।
क्या होगा पुराने वाले का इनवर्स। कैसे, जरा समझो। पहली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 जो है, प्यारे बच्चों हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहां पे तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके लिए k की वैल्यू क्या होगी, c की पावर c इंटू डी की पावर d अपॉन a की पावर a इंटू b की पावर b, बोलो यही होगी। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या होगी, k डैश है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, k डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a की पावर a इंटू b की पावर b अपॉन c की पावर c इंटू डी की पावर d। अब जरा इन दोनों में कंपैरिजन करके देखो, तो जब कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, k डैश इज इक्वल टू 1/k मिलेगा। आई नहीं आई कहानी समझ में। तो इसका मतलब अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को रिवर्स कर दें, उल्टी कर दें, तो वो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, हमारी इनवर्स हो जाती है। ठीक है, तो लिख लो चाहो तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में, यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को पलट दें तो नए k का मान पुराने k के इनवर्स हो जाता है, पुराने k के इनवर्स हो जाता है। ठीक है, नए k का मान क्या हो जाएगा, पुराने वाले k के इनवर्स हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 है। इसके लिए सपोज करो k की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -5 या +5 ले लेते हैं। अब उसने आपसे पूछा कि भाई ये रिएक्शन है 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 प्लस 3H2, इसके लिए नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो k डैश की वैल्यू जो है वो 1/k हो जाएगी। तो 1/k का मतलब क्या हो गया, 1/2 इंटू 10 की पावर 5, यानी 1/2 इंटू 10 की पावर -5, यानी 5 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगी। इस तरीके से क्या करना है बच्चों, अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है हमारा, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा, अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को पलट देंगे तो हमारे k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वो भी पलट जाती है। दूसरा जो हमारा फैक्टर है बच्चों वो है स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का रस समीकरण। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो k की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। देखो समझो, मान लो AA प्लस BB, ठीक है, या और सिंपल लेते हैं, मान लो A प्लस B इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस D हमें दिया गया है। इसके लिए जो हमारा k होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C पावर 1 D पावर 1 अपॉन A पावर 1 इंटू B पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी k की वैल्यू। अब मान लो मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी C प्लस, अच्छा मान लो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय n, किसी n नंबर से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी इज इन इक्विलिब्रियम विद एन सी प्लस एन डी। क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी इज इन इक्विलिब्रियम विद एन सी प्लस एन डी। अब इसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो जरा हम लोग समझते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, c की पावर c इंटू डी की पावर d अपॉन a की पावर a इंटू b की पावर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c की पावर c इंटू डी की पावर d अपॉन a की पावर a इंटू b की पावर b। अच्छा a b नहीं n है ना, c की पावर c d की पावर d, ये क्या है कंटिन्यूअसली बोलते बोलते जुबान पे यही आ गया है। तो आएगा क्या, c की पावर n, d की पावर n, a की पावर n और b की पावर n। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, k डैश इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं भाई इसको, ये जो पुरानी टर्म है ये पूरी हमारी क्या है, k है, और ये ओवरऑल क्या हो गया, एक साथ k की पावर n चला जाएगा। तो हुआ क्या, k डैश जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, k की पावर n हो जाएगा। यानी कि अगर मैं किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे नए इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो पुराने इक्विलिब्रियम की वैल्यू की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास वही इक्वेशन थी, N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 है। इसके लिए मान लो k की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2 इंटू 10 की पावर 5 है। अब मान लो इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 2, मान लीजिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2N2 प्लस 6H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 4NH3। तो अभी इसके लिए जो k डैश होगा वो पुराने वाले k की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी k डैश की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 5 की पावर 2 हो जाएगा। यानी कि 4 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। आगे बात समझ में। वहीं अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हाफ से, मल्टीप्लाई बाय हाफ, मान लीजिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो अभी हमारी नई इक्वेशन क्या बनती बच्चों, हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद NH3। अब इसके लिए जो नया k डैश होगा वो पुराने वाले का पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने लिख दिया बच्चों 20 इंटू 10 की पावर 4, हाफ का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट। अब 4 होता तो 16 होता, 4.3 या 4.4 के अराउंड ले लेते हैं, 4.4 ले लेता हूँ, इंटू 10 की पावर 2 हमारी क्या हो जाएगी, k डैश की वैल्यू हो जाएगी। आ रही ना बात समझ में। यानी कि अगर तुम किसी रासायनिक अभिक्रिया को n नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू, नए k की वैल्यू पुराने k की वैल्यू के पावर n के बराबर हो जाती है। मान लो मैं इस रासायनिक अभिक्रिया को -3/2 से मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाई बाय -3/2, तो नई रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या होती बच्चों, -3/2N2, ठीक है, -3/9/2H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद -3NH3। और इसके लिए जो k डैश होता वो पुराने वाले k की पावर -3/2 हो जाता। पुराना वाला k मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 10 की पावर 5 की पावर -3/2। अब मान लो इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, k डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 की पावर -3/2 है। इसको मान लो तुम्हें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ये डायरेक्टली अगर करना है तो डायरेक्टली में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अभी लॉग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या किया बच्चों, लॉग ले लिया। तो क्या हो जाएगा, लॉग k डैश इज इक्वल टू
log 2 इंटू 10 की पावर 5 की पावर -3/2, ये हो जाएगा log k डैश इज इक्वल्स टू -3/2 log 2 इंटू 10 की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। log k डैश हमें मिल चुका है, तो log k डैश इज इक्वल्स टू वो हो गया हमारा -3/2, और इधर अंदर चल रहा है बच्चों log 2 प्लस log 10 की पावर 5, ठीक है। log k डैश इज इक्वल्स टू -3/2, log 2 कितना होता है 0.3010, और ये कितना हो जाएगा log 10 की पावर 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा log k डैश इज इक्वल्स टू -3/2 इंटू 5.3 ले लेता हूं मैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये होगा -3 इंटू 2 2 जा 4, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो log k डैश की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को, 5 3 15 का 5 बचा 1, 6 3 18, 19 का 9 बचा 1, 3 2 6 और 1 7, -7.95, और तुम इसको लगभग -8 ले लो। अब log k डैश की वैल्यू लगभग कितनी आ चुकी है, -8 आ चुकी है। अब यहां जब तुम ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इसके अंदर जब तुम्हें k डैश लेना है तो ये log तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो जब तुम ये log हटाओगे तो ये 10, ये सामने वाली जो वैल्यू होती है ना, वो 10 की पावर में चली जाती है। तो बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है, ठीक है बच्चों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है, और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। तो k डैश बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -8 हो जाएगा तुम्हारी नई वैल्यू। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझो। मैंने बोला भाई कि ये जो वैल्यू है तुम्हारी log k डैश बराबर -8 है। तो जब यहाँ तुम्हें 10 की पावर हटानी है ना, ये नीचे ये log k डैश में ये log हटाना है, तो ये k डैश बराबर क्या हो जाएगा, सामने 10 की पावर में चला जाता है, तो 10 की पावर -8 आ गया। इसको हम एंटी लॉग तरीके से सॉल्व करते हैं, बट वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इतनी खास उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए उसको मैं डिस्कस भी यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब उसको हम लोग देख भी लेंगे, क्लियर है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। क्या था बच्चों दूसरा पॉइंट, कि अगर मैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम की पावर में उसी नंबर के बराबर हो जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं मैं, जरूरत है नहीं, थ्योरी तुमने इसकी देख ही ली है, उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। तो बच्चों तीसरा अभी हम देखते हैं पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रिएक्शन। हम 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, B इज इन इक्विलिब्रियम विद C, C इज इन इक्विलिब्रियम विद D, एंड इन सबको सम करने पर A इज इन इक्विलिब्रियम विद D। यानी हमने इन तीनों इक्वेशंस को क्या किया, जोड़ दिया। अब इसके लिए मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K1, इसके लिए मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K2, इसके लिए मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K3। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी K1 इंटू K2 इंटू K3, ठीक है। कैसे, जरा देखो, मान लो K1 की वैल्यू कितनी आएगी, जरा बोलो, B की सांद्रता बटा A की सांद्रता। K2 की वैल्यू कितनी आएगी, C की सांद्रता बटा B की सांद्रता। K3 की वैल्यू कितनी आएगी,
D की सांद्रता बटा C की सांद्रता, और K की वैल्यू कितनी आएगी, D की सांद्रता बटा A की सांद्रता। बोलो यही आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग यहां पुट करते हैं, तो K की वैल्यू जो है वो कितनी है बच्चों, D बाय ए, D की सांद्रता बटा A की सांद्रता, ये हो गया हमारा D बाय ए, बराबर K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की सांद्रता बटा A की सांद्रता, ठीक है, इनटू K2 क्या हो जाएगा, C की सांद्रता बटा B की सांद्रता, इनटू K3 क्या हो जाएगा, D की सांद्रता बटा C की सांद्रता। सॉल्व किया, C से C कट गया, B से B कट गया, तो D बाय ए बराबर क्या आ गया, D बाय ए, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया, ठीक है। तो एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रिएक्शंस की बात करी मैंने। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों के लिए जो K का मल्टीप्लिकेशन होगा वो फाइनल रिएक्शन के K के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी बच्चों, वैल्यू थी, फैक्टर था एडिशन वाला। एक एग्जाम्पल अगर मैं देखूं इस पे, तो एग्जाम्पल क्या बन सकता है, मान लीजिए हमारे पास 2 रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे दी हुई है, इसने A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, K की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2, ठीक है। C इज इन इक्विलिब्रियम विद B इज इन इक्विलिब्रियम विद C, इसके लिए K2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और हमसे उसने पूछा है कि A इज इन इक्विलिब्रियम विद C के लिए K की वैल्यू क्या होगी। तो K की वैल्यू क्या होगी बच्चों, K1 इंटू K2 हो जाएगी। K1 की वैल्यू कितनी है 2, K2 की वैल्यू है कितनी 5, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। आई नहीं आई बात समझे। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, हमें एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना। हालांकि वो क्वेश्चन हमें जो देगा वो उसी हिसाब से देता है कि भाई रिएक्टेंट एक ना एक बराबर हो। अगर मान लो रिएक्टेंट ही बराबर नहीं होगा, एक रिएक्टेंट कॉमन नहीं होगा मान लो, तो भाई तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे उसको। आ रही ना बात समझ में। चलो अभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे चलते हैं हम लोग, दैट इज टेम्परेचर। तो 4th नंबर डाल के लिखो, 4th फैक्टर क्या है हमारा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो टेम्परेचर में वॉन्ट हॉफ इक्वेशन का हमें इस्तेमाल करना होता है। वॉन्ट हॉफ इक्वेशन, वॉन्ट हॉफ इक्वेशन क्या है बच्चों, ln k इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, ठीक है। वॉन्ट हॉफ ने हमें एक इक्वेशन दी है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर को रिलेट करती है। वो इक्वेशन क्या है, ln k इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। अब इससे क्या प्रेडिक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये चलो ये प्रेडिक्शन हम लेंगे, उससे पहले इसका आगे का डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ln k इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। अच्छा ln को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, ln k को सॉल्व करना मैंने बताया है, ये हो जाएगा 2.303 लॉग k इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी हो जाएगा। 2.303 को मैं डिवाइड में लेके आता हूं, तो लॉग k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी हो जाएगा। अब मान लो T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K1, ठीक है, और T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K2। अब मैं 1 बाय 1 करके इसको पुट करता हूं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। तो एट T1 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर पर मैं बात कर रहा हूं, तो T1 टेम्परेचर पे क्या इक्वेशन बनेगी जरा देखना, लॉग K1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच। अच्छा यहाँ पे डेल्टा एच अगर मैं बताऊं बच्चों, देखो ln k तो समझिए, डेल्टा एच, एच क्या होता है हमारा, चेंज इन एंथैल्पी। अब चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, देखो कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो वहां पे या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। अब ये मत समझने यहाँ माइनस डेल्टा एच है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नहीं, ये माइनस साइन तो किसी और पर्पस के लिए है।
डेल्टा एच तो मैं आगे बताऊंगा एक्सो होगा कि एंडो, समझ लो ना। तो ln k इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय आर टी, 2.303 log k इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय आर टी, log k बराबर माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 आर टी। T1 पे K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू और T2 पे K2 वैल्यू है, तो log K1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T1। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एट टेम्परेचर T2 पे मैं क्या लिख सकता हूं, log K2 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2। यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। अभी मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, 2 माइनस 1 कर लेता हूं, तो क्या बनेगी इक्वेशन, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 आर T2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेल्टा एच बाय 2.303 आर T1। क्लियर है? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, उल्टा भी तो ट्रू होता है ना भाई। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो उसका उल्टा भी तो ट्रू होता है। अगर LHS इक्वल्स टू RHS होता है तो RHS इक्वल्स टू LHS भी तो हो सकता है। तो इसको मैंने लिख दिया बच्चों log a बाय b, यानी log K2 बाय K1 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अभी आगे करते हैं बात। ये हो जाएगा बच्चों, यहां से मैं कॉमन लेने वाला हूं, डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा, 1 बाय T1, ये हो गया 1 बाय T1 माइनस ये हो जाएगा 1 बाय T2। ये क्या हो जाएगा, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज होंगी उनका रिलेशन हमें यहां मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ध्यान से देख लो, सिंपल सा डेरिवेशन है। अभी बच्चों मैं बात करता हूं, दो अलग अलग केसेस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो। केस 1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक लेते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी जिसमें ऊष्मा क्या होती है, ग्रहण होती है। अगर ऊष्मा शोषी है तो उसके लिए बोलो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। चलो भाई, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, पॉजिटिव हो गई। क्लियर? अब तुमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर को बढ़ाया से मतलब क्या है, T2 की वैल्यू ग्रेटर देन कर दी तुमने किसके, T1 के। T2 की वैल्यू बड़ी हो गई, T1 की वैल्यू छोटी हो गई। T2 इधर गया, T1 इधर गया। बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू यानी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये पूरा पॉजिटिव, यानी कि log K2 बाय K1 भी पॉजिटिव, यानी K2 बाय K1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। K2 बाय K1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि K2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, K1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, log K2 बाय K1 की वैल्यू ऐसे लिख लो, log K2 बाय K1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 2/1 यानी 2 हो गया। हाँ, 1/आधा यानी कितना हो जाएगा, 10 गया, 10/2 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो K2 इज ग्रेटर देन K1। तो अगर मेरा T2 इज ग्रेटर देन T1 है तो K2 इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, K1 आ रहा है। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन ऐसा एक्सोथर्मिक में नहीं होगा। देखो जरा, केस नंबर 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊर्जा क्या हो रही हो, निकल रही हो, और जिसमें ऊर्जा निकलती है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। यानी अभी यहां डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब तुम टेम्परेचर को बढ़ा के देखो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे यानी T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन T1 हो जाएगी। T2 बड़ा, T1 छोटा, T2 इधर गया, T1 इधर गया, वैल्यू पॉजिटिव।
लेकिन यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि K2 बाय K1 की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी यहां -2 और यहां +1 होगा, ठीक है। यानी K2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है तुम्हारी, छोटी निकल के आ रही है K1 से। यानी यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K हो जाएगा। समझ में आई नहीं आई कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या बोला मैंने कि सबसे पहले तो वांट ऑफ इक्वेशन को देखो। वांट ऑफ इक्वेशन जो है वो हमें क्या बता रहा है, वांट ऑफ इक्वेशन हमें रिलेशन देता है किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में उसने हमें रिलेशन दिया। क्या रिलेशन है, ln k इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। ln k को सॉल्व किया तो 2.303 log k आएगा, 2.303 log k इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, log k इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 आर टी हो जाएगा। अब मैंने अलग अलग टेम्परेचर पे इक्वेशन को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सॉल्व किया तो log k2 बाय k1 इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय 2.303 r 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2। और उसके बाद मैंने कंसेप्ट लगाया, ये डेल्टा एच का मेन गेम है, बाकी तुम अपने हिसाब से उसको करके देखना चाहिए, खुद ब खुद तुम्हें माइंड में क्लिक करने स्टार्ट हो जाएगा। भाई जब तक कोई चीज नहीं आती, जब तक खुद नहीं करी जाती, ठीक है, तो खुद करो, प्रैक्टिस करो, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा एच एंडोथर्मिक की वजह से पॉजिटिव था, तो T2 ग्रेटर देन T1 हुआ। मैंने देखा K2 बाय K1 की वैल्यू पॉजिटिव, इससे मैंने दिमाग लगाया कि K2 बाय K1 पॉजिटिव मतलब K2 इज ग्रेटर देन K1 होगा। यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है ऊष्मा शोषी के केस में, लेकिन ऊष्मा शेपी के केस में टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, K के, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, अच्छे से ध्यान रखो, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999, ठीक है बच्चों। तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।